नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी ज्योग्राफी की क्लास, जिसमें हम स्टडी करेंगे क्लास 11 से। तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है भूगोल, एक विषय के रूप में अर्थ, प्रकृति, महत्व एवं शाखाएं, जिसे कि हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, मीनिंग, नेचर, इम्पोर्टेंस एंड ब्रांचेस। यहाँ हमने थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए, जैसे हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी जिसे हम हिंदी में भूगोल बोलते हैं, तो पहले हम जान लेते हैं कि भूगोल का अर्थ क्या है। जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका हमें अर्थ भी पता होना चाहिए। तो जो हमारा ये भूगोल शब्द है, ये भूगोल शब्द ये दो शब्दों से मिलकर बना है, भू धन गोल। भू मतलब धरती या पृथ्वी, और गोल मतलब पृथ्वी का अध्ययन करना। भूगोल जो हमारा सब्जेक्ट है, हम इसमें स्टडी किसका करते हैं? बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि भाई भूगोल के अंतर्गत हम केवल पर्वत, पठार, नदियों का अध्ययन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम पृथ्वी पर उपस्थित जितनी भी चीजें हैं, सबका अध्ययन करते हैं। हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं कि पृथ्वी आंतरिक रूप से कैसी है, यानी कि इंटरनली वो कैसी है, उसका बाहरी स्वरूप कैसा है, यानी कि वो बाहर से दिखने में कैसी है, उस सब चीज का अध्ययन करते हैं। जो हमारी धरती है उस पर जो भी चीजें उपस्थित है, उन सबका अध्ययन करते हैं हम। उसके वायुमंडल का अध्ययन करते हैं, स्थल मंडल का, जल मंडल का, या आप कह सकते हैं कि संपूर्ण जैव मंडल। जैव मंडल मतलब क्या होता है, बायोस्फीयर का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, भूगोल जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, भू धन गोल। और भूगोल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी बोलते हैं, ठीक है। और भूगोल के अंतर्गत हम संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, या पृथ्वी पर उपस्थित जितनी भी चीजें उन सब चीजों का अध्ययन करते हैं। आप इसको और अच्छे से कह सकते हैं कि स्थल मंडल, जल, जो भूगोल विषय है वह हम पृथ्वी के संपूर्ण स्थल मंडल, जल मंडल, जैव मंडल का अध्ययन करता है, ठीक है। तो ये है भूगोल के अंदर हम इस चीज का स्टडी करते हैं। अब देखिए, जैसे आज जो है, आज हम क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, जैसे कि मैं आपको नाम बता ही चुकी हूँ कि भूगोल एक विषय के रूप में अर्थ, प्रकृति, महत्व एवं शाखाएं, यानी कि जो ये चैप्टर है, हम इसमें जानेंगे भूगोल के बारे में। हम इसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि जो भूगोल है इसका अर्थ क्या है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसका महत्व क्या है, उसकी शाखाएं कौन कौन सी है, ठीक है। तो देखिए, जो हमारा पहला टॉपिक है, इसमें पहला है हमारा भूगोल का अर्थ। तो देखिए, भूगोल का अर्थ क्या है, मैंने आपको बताया कि जो भूगोल है इसको, और जो भूगोल शब्द है, पहले हम इसका अर्थ हम पढ़ चुके हैं कि भूगोल का अर्थ क्या है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो भूगोल है, इसको सबसे पहले इसको प्रयोग करने का, इसे व्यवस्थित रूप से इसे प्रयोग करने का श्रेय किसको जाता है, हमारे ग्रीक ज्योग्राफर्स को जाता है, ठीक है। कि जो हमारे ग्रीक ज्योग्राफर्स थे, उन्होंने सबसे पहले ये भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। भूगोल क्या करता है कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना का, कि जो पृथ्वी है वो अंदर से कैसी है, वो बाहर से कैसी है, उसके पूरे संपूर्ण वायुमंडल का अध्ययन करता है हमारा भूगोल विषय। आगे है कि भूगोल क्या है, भूगोल एक ऐसा विषय जिसमें पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा भूगोल का अर्थ। अब हम बात करते हैं भूगोल के परिभाषा की। अब जो हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, परिभाषा जिसे कि हम इंग्लिश में डेफिनेशन बोलते हैं। तो जो प्रोफेसर फ्रीमैन और रॉब के अनुसार, देखिए, जो भूगोल की जो परिभाषा है वो अलग अलग ज्योग्राफर्स ने अलग अलग दी है, लेकिन हम इसमें सारी परिभाषा को तो नहीं स्टडी करेंगे। हमने केवल एक का हम स्टडी कर रहे हैं, बाकी आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। बुक्स में दे रखा होगा आपको बहुत सारी डेफिनेशन, तो जो भी आपको बेस्ट लगे, कम से कम आप 2 डेफिनेशन जरूर याद करके रखिएगा, ठीक है। तो देखिए, जो हमारे प्रोफेसर फ्रीमैन और रॉब हैं, उनके अनुसार क्या है कि भूगोल पृथ्वी और उस पर पाई जाने वाली सभी बातों का वर्णन करता है तथा उनके बारे में लिखता है। यानी कि जो प्रोफेसर फ्रीमैन है और रॉब हैं, उन्होंने क्या कहा कि जो भूगोल विषय वो क्या करता है कि जो हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर पाई जाने वाली जितनी भी चीजें, उन सभी बातों का वर्णन करता है, उसके उन सब चीजों के बारे में एक्सप्लेन करता है और उनके बारे में लिखता है। ये किसकी परिभाषा है, ये प्रोफेसर फ्रीमैन और रॉब के अनुसार है, ठीक है। तो इसकी जो नोट्स है ना, वो मैं अपने चैनल पे डाल दूंगी, टेलीग्राम पे, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, भूगोल का अर्थ पढ़ लिया और परिभाषा पढ़ ली है, ठीक है। फिर जो हमारा इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो आते हैं इरेटस्थनीज। आपने नाम सुना होगा, इरेटस्थनीज, ठीक है। तो इरेटस्थनीज जो थे, इन्होंने
क्या किया था, सबसे पहले इन्होंने ज्योग्राफी शब्द का यूज किया था और इन्हें भूगोल का पिता भी कहते हैं। ये देखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपसे पूछ सकता है कि भूगोल का पिता किसे कहते हैं, हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी। तो इरेटसथनीज को क्या कहते हैं, भूगोल का पिता कहते हैं। और सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, एक और चीज़, कि पृथ्वी का वर्णन करने के लिए, यानी कि पृथ्वी के वर्णन करने के लिए, पृथ्वी के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने सबसे पहले हमारा ज्योग्राफी शब्द का यूज़ किया था। ठीक है, जो हमारा ज्योग्राफी शब्द है उसका प्रयोग भी इन्होंने किया था। ठीक है, इसमें क्या पॉइंट हो गया कि जो इरेटसथनीज है इन्हें भूगोल का पिता भी कहते हैं और इन्होंने पृथ्वी के वर्णन के लिए, यानी कि पृथ्वी को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का यूज़ किया था। और सबसे पहले इन्होंने, देखिए ये एक एक पॉइंट बनते जा रहे हैं हमारे। फिर परिधि की माप की थी इन्होंने, सबसे पहले पृथ्वी की परिधि की माप। परिधि मतलब क्या होता है, सरकमफेरेंस, यानी कि जो हमारी ये पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी की जो ये परिधि है, ये सरकमफेरेंस है, इसको मापने का प्रयास भी सबसे पहले हमारे इरेटसथनीज जी ने किया था। ठीक है, और इसलिए इनको पृथ्वी का भूगोल का पिता भी कहते हैं, यानी कि फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहते हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट आता है पॉइंट, वो आता है, आपने टॉलमी जी का नाम सुना होगा, क्लैडियस टॉलमी। ठीक है, जो हमारे क्लैडियस टॉलमी, ठीक है, जो क्लैडियस टॉलमी थे, इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, इन्होंने विश्व का मानचित्र बनाया था। विश्व का मानचित्र मतलब पूरे वर्ल्ड का मैप सबसे पहले इन्होंने बनाया था। तो आपके जो इम्पोर्टेंट क्या क्या पॉइंट्स थे जो हम पढ़ चुके हैं, भूगोल का जो भूगोल का अर्थ है, यानी कि मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी, वो पढ़ चुके हैं। परिभाषा यानी कि डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। फिर हमने उसके बारे में पढ़ा, इरेटसथनीज जी के बारे में पढ़ा, जिन्हें हम फादर ऑफ ज्योग्राफी बोलते हैं। इन्होंने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापने का प्रयास किया था और पृथ्वी का वर्णन करने के लिए, यानी कि पृथ्वी के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का यूज़ किया था। फिर हम क्लैडियस टॉलमी जी की बात करते हैं, तो इन्होंने सबसे पहले विश्व का मानचित्र बनाया था। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है भूगोल का विषय क्षेत्र, यानी कि स्कोप ऑफ द ज्योग्राफी। ठीक है, तो जो भूगोल का विषय क्षेत्र है वो क्या है, तो पहले हम पढ़ने जा रहे हैं भौतिक भूदृश्य, यानी कि फिजिकल लैंडस्केप। तो इसके अंतर्गत क्या आता है कि जो चीज़ें पहले से, यानी कि मनुष्य ने, यानी कि हमने उसको नहीं बनाया, वो नेचुरली वो चीज़ें बनी हुई, जैसे कि पर्वत, पठार, नदियाँ, मैदान, जो हमारी जलवायु होती है, ये सब चीज़ें, या फिर आप कह सकते हैं रिसोर्सेस यानी कि संसाधन, वो सभी चीज़ें जो प्राकृतिक मतलब प्रकृति की देन है, यानी कि हमने उसका निर्माण नहीं किया है, बल्कि वो खुद ही है। नेचुरली जो भूदृश्य हमें लैंडस्केप मिलते हैं उनको हम भौतिक भूदृश्य के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। मैंने अभी आपको क्या बताया कि भौतिक भूदृश्य के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, हमारे पर्वत, पठार, नदियाँ, मैदान, जलवायु, संसाधन आदि। ठीक है, वो सभी चीज़ें हमारे फिजिकल लैंडस्केप के अंतर्गत आती हैं, जो नेचुरली यानी कि हमें प्रकृति की देन है। सेकंड हम बात करेंगे सांस्कृतिक भूदृश्य की, यानी कि कल्चरल लैंडस्केप की। तो जो हमारे सांस्कृतिक भूदृश्य क्या होते हैं, वे भूदृश्य यानी कि जब मानव क्या करता है, हमारे पर्यावरण के साथ रिलेशनशिप बना करके अपनी सुख सुविधा हेतु जो नई नई चीज़ों का निर्माण करता है। अब देखिए, जैसे कि मनुष्य ने क्या किया, उसने हमारे इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट किया, फिर उसने क्या किया, कृषि करना शुरू किया। तो जो कृषि हो गई, उसने यातायात के साधन ढूंढे, व्यापार करने के, है ना, यातायात के जैसे हमारे साधन हो गए। तो वो क्या हो गया, हमारा बहुत सांस्कृतिक भूदृश्य के अंतर्गत आ गया। हमारा उद्योग होता है, हमारा परिवहन होता है, जो भी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें क्या है, सांस्कृतिक भूदृश्य है, यानी कि जिसका निर्माण कैसे हुआ है कि जब मनुष्य ने पर्यावरण के साथ अंतर संबंध किए, उसके साथ रिलेशनशिप बनाया, तब उसने नई चीज़ों का निर्माण किया। जैसे उसने कृषि करना शुरू किया, उसने उद्योग करना शुरू किया, उसने उद्योग करना यातायात करना शुरू किया, और पशुपालन, जैसे पशुपालन भी कह सकते हैं हम, क्योंकि जो जीव जंतु है वो प्रकृति की तो देन है, और हमने क्या किया, उसके साथ इंटरैक्ट किया और फिर उसको अपना पालतू बनाया। फिर हमने पशुपालन करना शुरू किया, हमने कृषि करना शुरू किया, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या आ गई, हमारे सांस्कृतिक भूदृश्य के अंतर्गत आ गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, थर्ड पॉइंट है हमारा मानव, यानी कि ह्यूमंस। तो ह्यूमंस के बारे में कि हम स्टडी करते हैं,
करते हैं ना ज्योग्राफी में, जैसे आपने ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ी होगी, तो हम उस पर ह्यूमंस का स्टडी करते हैं कि वो कौन सी प्रजाति से बिलोंग करता है, उसकी जनसंख्या कितनी है, वो प्रवास यानी कि माइग्रेशन जो करता है, ठीक है। तो ये जो माइग्रेशन हो गया, उसकी जो प्रजातियां होंगी, उसकी स्पीसीज हो गई, तो ये सब चीज़ें हमारी मानव के अंतर्गत आती हैं। तो ये हमारा भूगोल का विषय क्षेत्र था। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जो भूगोल का विषय क्षेत्र है, इसमें हम स्टडी करते हैं भौतिक भूदृश्य का, कि जो हमें प्रकृति की देन है, जिसका निर्माण हमने नहीं किया बल्कि प्रकृति की देन है वो हमें, जैसे कि पर्वत, पठार, नदियाँ, तालाब, संसाधन, जलवायु एक्सेट्रा, ठीक है। वो सब चीज़ें हमारी भौतिक भूदृश्य के अंतर्गत आती है। फिर हम सांस्कृतिक भूदृश्य की बात करेंगे, तो जिसका निर्माण हम मनुष्य ने प्रकृति के साथ संबंध स्थापित करके किया, जैसे कि हमने बात करी कृषि की, परिवहन की, यातायात की, उद्योग धंधों की, ठीक है, पशुपालन की आदि। ये सब चीज़ें हमारे सांस्कृतिक भूदृश्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और मानव के अंतर्गत क्या आता है हमारा, कि जो मानव की स्पीसीज हैं, यानी कि वो कौन सी प्रजाति से बिलोंग करता है, वो जो प्रवास करता है, माइग्रेशन करता है, ठीक है, और उसकी जनसंख्या कितनी है, इसके बारे में जो हमारी जनजातियाँ होती हैं, उन सब चीज़ों का भी हम इसके अंतर्गत स्टडी करते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा भूगोल की प्रकृति के बारे में। देखिए जो इसमें है, हम इसके अर्थ के बारे में जान चुके हैं, अब हम इसकी प्रकृति यानी कि जो इसका नेचर है ज्योग्राफी का, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो जो भूगोल है, पहले इसका काफ़ी मतलब इतना विकास नहीं हुआ था, डेवलपमेंट नहीं हुआ था, लेकिन 1950 के बाद से भूगोल विषय के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ, ठीक है। आप देख सकते हैं वायु फोटोग्राफी यानी कि एयर फोटोग्राफी, रिमोट सेंसिंग मतलब आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं बता देती हूँ। रिमोट सेंसिंग में क्या होता है कि हम सैटेलाइट्स के थ्रू क्या होता है कि किसी भी क्षेत्र का हमें अध्ययन करना है, तो हमें किसी जगह पे जाने की आवश्यकता नहीं है, हम एक जगह पे बैठ करके किसी भी क्षेत्र का अध्ययन कर सकते हैं कि वहाँ की वेजिटेशन कैसी है, वहाँ पे क्रॉप्स कैसी है, वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया कितना है। मतलब आपको क्या करना है, अपनी जगह पे बैठे रहना है, और आप जिस चीज़ का भी अध्ययन करना चाहते हो तो आप रिमोट सेंसिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, किसी भी जगह का स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो 1950 के बाद से क्या हुआ कि हमारा भूगोल जो विषय है उसके क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है। पहले इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, लेकिन 1950 के बाद बहुत डेवलपमेंट हुआ। विभिन्न प्रकार के हमारे जैसे उपग्रह हो गए यानी कि सैटेलाइट्स हो गई, रिमोट सेंसिंग हो गया, वायु फोटोग्राफी हो गई, एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है हमारे भूगोल का। तो देखिए जो हमारा जितना हमारा क्लास 11 की बुक में दिया है, हम सिर्फ उतने ही लेवल का पढ़ेंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे, ठीक है, वरना जो 11 क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम हो जाएगी समझने में। तो देखिए जो भूगोल की प्रकृति होती है, तो बस इसमें ये है कि पहले भूगोल विषय का इतना विकास नहीं हुआ था, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ 1950 के बाद, तो 1950 के बाद से हमारे भूगोल विषय के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है, ठीक है। अब हम जो पढ़ेंगे भूगोल का उद्देश्य पढ़ेंगे कि जो हमारा भूगोल विषय है तो उसके एम्स क्या है, यानी कि उसके उद्देश्य क्या है। तो पहला है भूमंडल संबंधी ज्ञान में वृद्धि करना, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है तो पृथ्वी के बारे में ज्ञान एकत्रित करना, ठीक है। तो भूमंडल यानी कि हमारी जो पृथ्वी है उससे संबंधित ज्ञान में वृद्धि करना, यानी कि जितना हमको नॉलेज है तो हम ज्योग्राफी के थ्रू हम अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं, क्योंकि हम ज्योग्राफी में संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। तो यानी कि भूमंडल संबंधी ज्ञान में वृद्धि करना इसका फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड क्या है कि पृथ्वी के धरातल का अध्ययन मानव के निवास के रूप में करना। अब हम जब स्टडी करते हैं भूगोल का तो हम इसमें ये भी तो स्टडी करते हैं कहाँ पे जनसंख्या अधिक है, कौन सा वो ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे जनसंख्या अधिक है, तो वहाँ पे ऐसी कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन है जो वहाँ पे जनसंख्या अधिक है, क्या क्या चीज़ें, मतलब हम कुछ भी चीज़ अध्ययन करते हैं पृथ्वी के धरातल का जो हम अध्ययन करते हैं वो मानव के निवास के रूप में करना इसका उद्देश्य होता है। थर्ड है कि पृथ्वी के प्रदेशों का अध्ययन कर उनके संसाधनों का मानव विकास के लिए अधिकतम उपयोग करना। मतलब प्रदेश मतलब क्या होते हैं, रीजन्स, ठीक है। तो यानी कि हम क्या करते हैं, अलग अलग जगह का हम पता लगाते हैं कि कहाँ पे कौन कौन से संसाधन हैं, और आप जानते हैं कि जिस देश में जितने संसाधन होंगे, जितने अधिक संसाधन होंगे वो देश उतना ही विकास करता है। तो जो हमारा भूगोल विषय है वो क्या करता है कि अलग अलग जो हमारे प्रदेश होते हैं तो वहाँ पे उसका स्टडी करता है, वहाँ के जो भी रिसोर्सेज होते हैं, संसाधन होते हैं, उसका पता लगाता है, उसके बारे में डिस्कवर करता है, और फिर उन संसाधनों का मानव किस प्रकार से प्रयोग कर सकता है,
उससे मानव कितना विकास कर सकता है, तो मानव विकास के लिए अधिकतम उपयोग करना है, यानी कि प्रदेशों का अध्ययन करके क्या किया हमने, किसी जगह का स्टडी किया, वहाँ के रिसोर्सेज के बारे में पता लगाया और फिर ये खोज करना कि हम कैसे उन रिसोर्सेज का यूज़ करके हम अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारी भूगोल विषय के उद्देश्य हैं। देखिए इसके एम्स ऐसा नहीं है कि बस इतने से ये एम्स है, इसके एम्स बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इसमें 3 पॉइंट्स लिखे हैं। आप लोग अपनी बुक से देख लीजिएगा अगर आपको और भी पॉइंट्स लिखने हो तो। अब जो है हम पढ़ेंगे भूगोल के उपागम के बारे में। तो देखिए भूगोल के अध्ययन के 2 उपागम हैं, एक है क्रमबद्ध विधि और दूसरी है हमारी प्रादेशिक विधि। तो जो क्रमबद्ध विधि होती है उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टमैटिक मेथड, एंड जो प्रादेशिक विधि होती है इसे हम बोलते हैं रीजनल मेथड। ठीक है, तो जो हमारा क्रमबद्ध विधि होता है इसमें क्या करते हैं, तो पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि जो हमारे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जो जर्मनी के भूगोल वेत्ता हैं, तो उन्होंने इस विधि का उपागम किया था। ठीक है, और इन्हें आधुनिक भूगोल का जनक भी कहते हैं, किसे, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। और इसके अंतर्गत क्या करते हैं हम कि जो हमारा क्रमबद्ध विधि है इसमें विश्व के किसी भाग का संपूर्ण अध्ययन करना। जैसे कि मान लीजिए कि हमने क्या किया, पूरे वर्ल्ड में कोई भी एक जगह है, कोई लोकेशन है, तो हमने उस लोकेशन को पकड़ा और हमने क्या किया, वहाँ की कोई भी फिजिकल फैक्टर ले लो और उसका पूरा गहन अध्ययन करना, बिल्कुल डीपली। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमारा हिमालय माउंटेन है, ठीक है, तो हमने क्या किया कि हिमालय जो माउंटेन है वो कैसे बना, उसकी हाइट कितनी है, उसमें कौन कौन से खनिज है, कहाँ तक उसका विस्तार है, आदि ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों का मतलब हम क्या करते हैं, किसी एक फिजिकल फैक्टर को लेते हैं और उसका पूरा अध्ययन करते हैं, पूरा उसी पे बिल्कुल फोकस करके हम उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो क्रमबद्ध विधि में क्या होता है कि हम किसी विश्व के किसी भाग का संपूर्ण अध्ययन करते हैं, कोई भी एक पार्ट ले लिया और उसके कोई भी एक फिजिकल फैक्टर, उसका बिल्कुल डीपली हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्रमबद्ध विधि है। आई रिपीट, क्रमबद्ध विधि जिसे हम सिस्टमैटिक मेथड कहते हैं। तो इस विधि का उपागम किसने किया था, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने किया था, जो कि जर्मनी के भूगोलवेत्ता हैं और इन्हें आधुनिक भूगोल के जनक भी कहते हैं। और इसके अंतर्गत यानी कि जो हमारी क्रमबद्ध विधि है, तो इसके अंतर्गत हम विश्व के किसी भाग का संपूर्ण अध्ययन करते हैं, यानी कि किसी भी एक फिजिकल फैक्टर को ले लिया आपने और उसका पूरा अध्ययन करते हो, बिल्कुल डीपली आप अध्ययन करते हो किसी भी एक क्षेत्र का। ठीक है, कि जो उस क्षेत्र में वो जो भी चीज़ है, आप जिस भी चीज़ को लेकर के चल रहे हो, तो उसका आप बिल्कुल डीपली उसका अध्ययन करते हो। आप बहुत सारे फैक्टर्स नहीं लोगे, किसी एक पे फोकस करके आप इसमें स्टडी करते हैं। ठीक है, ये थी हमारी क्रमबद्ध विधि। अब हम पढ़ेंगे प्रादेशिक विधि के बारे में। अब जो है हम स्टडी करेंगे प्रादेशिक विधि के बारे में, यानी कि रीजनल मेथड के बारे में। तो जो प्रादेशिक विधि है इसका जो उपागम किया था किसने, कार्ल रिटर ने किया था, ये भी जर्मनी के भूगोल शास्त्री थे। ठीक है, और इसके अंतर्गत यानी कि जो हमारी ये प्रादेशिक विधि है इसमें क्या होता है कि गहन अध्ययन हेतु, यानी कि किसी भी क्षेत्र का जब हमें अध्ययन करना होता है तो किसी बड़े क्षेत्रों का हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके इसका स्टडी करते हैं और तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। अब देखो इसको हम और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अभी इसको मैं इरेज कर देती हूँ, हम इसको और अच्छे से बिल्कुल समझेंगे। पहले हम क्रमबद्ध जान लेते हैं दोबारा से, और प्रादेशिक। ठीक है, तो देखिए जो क्रमबद्ध होता है इसमें हम क्या करते हैं, किसी एक चीज पे, किसी एक फैक्टर पे हम फोकस करके उसका डीपली स्टडी करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, जैसे कि जलवायु का, अगर हम जलवायु का अध्ययन कर रहे हैं तो हम सिर्फ जलवायु का अध्ययन करेंगे। ठीक है, कोई भी एक बड़ा सा क्षेत्र है तो उसमें वहाँ पे कौन सी जलवायु पाई जाती है, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं, तो हम पूरा जितना भी जलवायु का जो भी चीज़ें उसके अंतर्गत आते हैं तो हम उसका पूरा डीपली करेंगे अध्ययन क्रमबद्ध के अंतर्गत। ठीक है, और प्रादेशिक में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये एक कोई बहुत बड़ा सा एरिया है, ठीक है, हमें इसका स्टडी करना है, तो हम क्या करते हैं इसमें प्रादेशिक विधि में, इसमें हमने क्या किया, छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, और फिर इन छोटे छोटे पार्ट्स को डिवाइड करने के बाद क्या करते हैं, जैसे हम इस एरिया का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, और इस एरिया का, तो इन दोनों में सिमिलैरिटीज़ हैं, यानी कि दोनों में क्या समानता है, वहाँ की जो मिट्टी है उसमें क्या समानता है, क्या डिफरेंसेस हैं, क्या अंतर है, उसका अध्ययन करते हैं। या आप इंडिया का पार्ट ले लीजिए। अब मुझे मैप बनाना ज़्यादा अच्छे से नहीं आता,
लेकिन मैं सिर्फ एक को स्टडी समझाने के लिए कर रही हूँ, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, आपको पूरे इस भारत देश का अध्ययन करना है, तो आपने क्या किया कि इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आपने इस वाले पार्ट को अलग पार्ट में डिवाइड किया, इसको अलग का। अब आप क्या करोगे, इन दोनों का स्टडी करेंगे कि यहाँ की जो मिट्टी है और यहाँ की जो मिट्टी है, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस है, उसके बारे में आप अध्ययन करेंगे। या फिर आप कह सकते हैं कि अगर आप यहाँ की जलवायु का अध्ययन कर रहे हो तो आप इसमें क्या करते हो कि दो क्षेत्र को लेके चलते हैं और उन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, उसको करेंगे कि भूगोल का अन्य विषयों से संबंध, यानी कि जो हमारा भूगोल विषय है उसका अन्य विषयों से संबंध कैसे है, यानी कि रिलेशंस ऑफ ज्योग्राफी टू अदर सब्जेक्ट्स। तो पहला हम पढ़ेंगे गणित के बारे में। देखिए जी, जो भी हमारी कैलकुलेशंस वगैरह होती है वो सब चीज़ें हम करते हैं भूगोल में। खगोलिकी का हम अच्छे अध्ययन करते हैं। फिर भू आकृति विज्ञान का, यानी कि जो विभिन्न प्रकार के जो लैंडस्केप्स होते हैं, हमारे पर्वत, पठार, नदियाँ, मैदान, झीलें, जो भी एक्सेट्रा जो भी चीज़ें होती हैं, तो जो भी हमारी आकृतियाँ होती हैं, विभिन्न प्रकार के लैंडस्केप्स होते हैं, उन सब चीज़ों का हम स्टडी करते हैं अपने भूगोल के अंतर्गत। फिर हम पढ़ते हैं जल विज्ञान के बारे में भी पढ़ते हैं, मृदा विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं कि कहीं की जो सॉइल है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसमें किस प्रकार की फसल हो सकती है और एक्सेट्रा। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है हम मृदा से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो है हम इसके अंतर्गत स्टडी करते हैं। जलवायु विज्ञान के अंतर्गत, यानी कि क्लाइमेटिक कंडीशंस जो आप पढ़ते हैं कि कहीं कोई क्षेत्र है वहाँ पे किस प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशन है, तो वहाँ पे किस प्रकार के जीव जंतु होंगे और वहाँ पे जो हमारी वेजिटेशन होती है वो किस प्रकार की होती है, वहाँ का जो मौसम होता है क्यों होता है चेंज, यानी कि क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, अपने क्लाइमेटोलॉजी जो आपका एमए में आता है, ठीक है, तो आप उसमें स्टडी करेंगे। तो जलवायु विज्ञान का भी हम इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। समुद्र विज्ञान का, यानी कि ओशनोग्राफी का, यानी कि समुद्र है उसकी लवणता कितनी है, वहाँ पे कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, कैसे वेजिटेशंस होती हैं, वहाँ की जो करंट्स होती हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा पेरू की धारा, आपने पढ़ा होगा कैलिफोर्निया की धारा पढ़ी होगी, लैब्राडोर की धारा। तो यानी कि बहुत सारी जो हमारी वेव्स होती हैं, करंट्स होती हैं, उन सब चीज़ों का भी हम स्टडी करते हैं। और राजनीतिक विज्ञान का हम इसमें अंतर्गत अध्ययन करते हैं कि कोई जो क्षेत्र है वो उसका एरिया कितना है, उसके अंतर्गत कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कितने राज्य हैं, उसके नेबर्स कौन से कंट्रीज़ हैं, या आपने पढ़ा होगा स्थलबद्ध जो क्षेत्र होते हैं कौन से हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। आर्थिक, यानी कि इकोनॉमिकली, ठीक है, यानी कि कहीं कोई भी जो प्लेस है जिसका भी हम अध्ययन कर रहे हैं, वहाँ की कृषि व्यवस्था कैसी है, पशुपालन कैसा है, वहाँ का आर्थिक स्तर कैसा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का, यानी कि इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं हम उसका स्टडी करते हैं। फिर वनस्पति विज्ञान, यानी कि वेजिटेशन साइंस, यानी कि हम वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करते हैं, कहाँ पे कैसे वनस्पतियाँ पाई जाएंगी, इस सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। वनस्पति से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उसका हम अध्ययन करते हैं भूगोल के अंतर्गत, ठीक है। प्राणी विज्ञान, यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी, आपने पढ़ा है कि जो ह्यूमन्स है उसकी स्पीसीज हैं, उसकी जो प्रवास जो माइग्रेशन करता है, उसकी कौन कौन सी प्रजातियाँ जनजातियाँ हैं, कहाँ पे वो पाए जाते हैं, कैसा उनका अधिवास है, इन सब चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं प्राणी विज्ञान के अंतर्गत। फिर हमारा आता है पर्यावरण विज्ञान, यानी कि इन्वायरमेंटल साइंस, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, और ये अब कंपलसरी हो गया है, पर्यावरण का आपको स्टडी करना पड़ता है, ठीक है, पेपर क्लियर करना होता है इसका। पारिस्थितिकी विज्ञान, यानी कि जो हमारा इकोसिस्टम है उन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं कि कैसे हम एक दूसरे से एक जाल में जुड़े हैं, कैसे हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। सांस्कृतिक विज्ञान के अंतर्गत, यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमें नेचुरली नहीं मिली है, प्रकृति की देन नहीं है, बल्कि हमने क्या किया, हमने प्रकृति के साथ रिलेशनशिप बनाया और हमने उसके साथ अंतर संबंध स्थापित करके अपनी सुख सुविधा हेतु जो चीज़ें हमने निर्माण किए, जैसे कृषि, पशुपालन, यातायात, व्यापार, अधिवास, ये सब चीज़ें जो होती हैं हमारे सांस्कृतिक विज्ञान के अंतर्गत आती है। फिर हमारा आता है सामाजिक विज्ञान, यानी कि सोशल साइंस के बारे में हम बिल्कुल समाज से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अलग अलग जो जोग्राफर्स की जो थ्योरी होती है वो सब चीज़ें इसमें स्टडी करते हैं। ऐतिहासिक विज्ञान, इतिहास से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका हम अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से जो भूगोल है इसका इन अन्य विषयों से संबंध है, क्योंकि हम इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बस जो मतलब थोड़े से मेन थे वो मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे।
ऐसी बहुत सारे हमारे सब्जेक्ट्स हैं जो रिलेटेड है हमारे ज्योग्राफी सब्जेक्ट से। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा मेरा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।